तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और जो हमने कल पिछली क्लास में छोड़ा था, जहां तक मुझे याद है, कल हम प्रॉब्लम विद वाटर क्वालिटी तक हम पढ़कर चले गए थे। आज की क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। अब देखिए, सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखो, पानी जो गंदा होता है उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, मतलब किस किस वजह से उस पानी को गंदा कहाँ कहाँ से किया जाता है, इन सारी चीजों को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला जो है फर्स्ट वन वो है आपका क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब जो नालियों का कचरा रहता है, वो सॉरी फैक्ट्रीज का जो कचरा रहता है उसको बिना किसी ट्रीटमेंट के हम क्या करते हैं, डायरेक्टली नदियों में छोड़ देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, पानी हमारा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। जैसे आप इसमें देखो, सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो कई तरीके से होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। ठीक है, ये जो वेस्ट है इसको डायरेक्टली नदी में या नदी के आसपास छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं उनमें विदाउट ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि उनको साफ नहीं किया जाता, जैसा कचरा है वैसा ही नदी में छोड़ दिया जाता है। और वो कचरा क्या होता है, जहरीला होता है, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, दूसरा रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो ज्यादातर हाईली एक्टिव मतलब कचरा रहता है उसको भी हम छोड़ देते हैं। जैसे आपका रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल रहते हैं। और अगर इनको डायरेक्टली एक्सपोज किया जाए, या मतलब इनको डायरेक्टली अगर बाहर रख दिया जाए या फिर नेचर के साथ अगर ये मिक्स हो जाए तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल रहते हैं, पॉइजनस रहते हैं। दे ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन, और ये गंदगी भी पानी को प्रदूषित भी करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जैविक, जो जैविक में मैं जैसे आपको बताऊं, कचरा हो गया, ये गोबर वगैरह और ये जो डेड बॉडीज वगैरह हो गई, इनको भी हम क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं, उससे पानी गंदा हो जाता है। अब देखो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट आर डिस्चार्ज बाय बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ऑर्गेनिक वेस्ट जो इंडस्ट्रीज होती हैं और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें ऑर्गेनिक जो जैविक कचरा रहता है उसको वो भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोर ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय देम लीडिंग टू द डेथ ऑफ फिश। अब ये जो ऑर्गेनिक कचरा होता है जब ये पानी में मिलता है तो बहुत ज्यादा गंदगी पैदा करता है, प्लस इसके साथ साथ उसमें जो रहने वाले जीव जंतु है, एक्वेटिक लाइफ है, वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग हमने 3 पढ़ लिए पॉइंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट। आगे आ जाइए, 5वां है इनऑर्गेनिक वेस्ट, ऐसा कचरा जो ऑर्गेनिक जैविक कचरा नहीं होता, अजैविक कचरा जिसको हम बोलते हैं। इनको ऑर्गेनिक वेस्ट भी बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल रहता है। अब वो इनऑर्गेनिक वेस्ट कहाँ कहाँ से आता है, देखो साबुन बनाने वाली कंपनीज, डिटर्जेंट बनाने वाली, दवाइयां बनाने वाली, पेंट बनाने वाली, फर्टिलाइजर्स बनाने वाली, ये वाली जो कंपनियां होती है, ये जो इंडस्ट्रीज होती है, ये अपना कचरा नदियों में डाल देते हैं और ये इनऑर्गेनिक होता है, इस वजह से वो वाला पानी भी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स एंड सीवेज, हमारे जो घर के कचड़े होते हैं, घर के जो नाली, घर से जो कचरा निकलता है पाइप्स के थ्रू, ठीक है, और जो गटर होता है वो भी पानी को गंदा करता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम पानी को इस्तेमाल तो करते हैं कई सारी चीजों के लिए, जैसे बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ठीक है, इन सभी के लिए। अब इन सब के वजह से जो पानी गंदा होता है, मतलब नहाते टाइम जो पानी बह के जाता है, ठीक है, बर्तन धोते टाइम जो पानी बह के जाता है, ये ज्यादा जाके किस में मिल जाता है, सीधे नदियों में या उनकी छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, जिस वजह से क्या होता है, वो पानी जो नदियों का पानी है वो भी गंदा हो जाता है। तो लगभग हमने 5 यहाँ पर पढ़े, 5 चीजें जो है वो पानी को गंदा करती है। ठीक है, 5 सोर्सेज है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यहां से ही शुरुआत होती है पानी के गंदे होने की। क्लियर, चल कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हम शुरू से टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं हम उसको 3 फेज में पढ़ रहे हैं। पहला इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। दूसरा उसका डिग्रेडेशन, उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है। एंड लास्ट में हम उसका क्या पढ़ रहे हैं, लास्ट है उसका कंजर्वेशन, हम उसको कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा वही टॉपिक आ गया कि हम पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो चलिए
देखिए, सरफेस रन ऑफ कैन बी स्लो डाउन बाय फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर टू इंप्रूव अंडरग्राउंड स्टोरेज। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि अगर ये कोई पीस ऑफ लैंड है अगर यहां से पानी फ्लो हो गया, बहते हुए गया, और ये बिल्कुल बेयर है, बंजर है, इस पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, तो ये पानी यहाँ से बहता हुआ तुरंत नदियों में जाएगा और नदियों में सीधे समुद्र में चला जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर फॉरेस्ट लगा दिए जाए, क्या लगा दिए जाए, फॉरेस्ट लगा दिए जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि यही पानी क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, और ये फॉरेस्ट उस पानी को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देंगे। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे आप ये देखिए, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर हम टॉपिक वाइज समझेंगे। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम अपने घर की छतों पर क्या करते हैं, इस बरसात के पानी को स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर नहीं करते, मतलब हम अपनी रूफ ऐसी बना लेते हैं कि ये बरसात का पानी वहां पर आ जाए। उसके बाद क्या करते हैं कि हम यहाँ से पाइप्स के थ्रू अंडरग्राउंड बड़े बड़े टैंकर बना लेते हैं, जिनको कवर अप कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि ये पानी एवोपरेट भी नहीं होता, और ये पानी क्या हो जाता है, यहाँ पर स्टोर होता चला जाता है और वेस्ट भी नहीं होता, और जब हमें फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ती है तब उसको इजीली अपने लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो इसकी डेफिनेशन, इट इज अनदर मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर। ये एक दूसरा तरीका है पानी कंजर्व करने के लिए। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन स्टोरेज टैंक्स। टैंक्स में हम पानी को, बरसात के पानी को कलेक्ट कर लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफटॉप्स। घरों की छतों से हम इस पानी को कलेक्ट करते हैं, एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन एंड स्टोरिंग इट फॉर फ्यूचर यूज। और इसको हम ऐसा भेज देते हैं एक जगह पर जिसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके। ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स इज एनफ टू सेव 8000 लीटर ऑफ पानी, वाटर, सॉरी। तो मतलब लगभग अगर 2 घंटे बरसात हो जाए आपके यहाँ, तो आप लगभग 8000 लीटर तक पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको बता दिया, तो आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एफिशिएंट इरिगेशन। एफिशिएंट इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि जो सिंचाई व्यवस्था है हमारे यहाँ, जो खेतों में पानी लगाया जाता है, उसको अगर हम बेहतर करें। जैसे कई बार जो कैनाल्स होती हैं, नहरें बनाई जाती हैं, वो साइड साइड से फूट जाती हैं। ठीक है, अब फूटने की वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो वेस्ट होता चला जाता है। तो अगर हम उन्हीं नहरों को अच्छे से बनाए, तो वहां से क्या है कि हमारा पानी कम से कम वेस्ट होगा। ठीक है, और हमारी जो इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था करने की सिंचाई जैसे हम करते हैं, वो और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। अब यहाँ क्या लिखा है, ओवर इरिगेशन शुड बी अवॉइडेड। हमें ज्यादा इरिगेशन, ज्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और सीपेज लूज फ्रॉम कैनाल्स। कैनाल्स के आसपास जो लूज होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे फूटे बने रहे, फूट जाती है, वहां से पानी बर्बाद होता जाता है, उसको हमें मिनिमाइज करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि पानी हमारा ज्यादा बर्बाद नहीं होगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स का मतलब यह है कि आपके पास खेत है, आपने खेत में क्या किया, एक बड़ा सा फुब्बारा टाइप का लगा दिया। ठीक है, ये फुब्बारा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस फुब्बारे से क्या करोगे आप, पानी को फेंकते जाओगे फुस फुस करके। अरे वीडियो वगैरह में देखा होगा, वो एक टोटी रहती है, ठुस 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 ऐसे करके चलती रहती है, जिससे क्या होता है कि पानी पूरे में फिकता जाता है। क्लियर, चलो। और इसके अलावा एक इरिगेशन का मेथड और होता है, वो क्या है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि हम एक पौधा है जैसे आपका ये, इस पौधे पर हम एक टैप लगा देते हैं, नल लगा देते हैं, जिसमें से बूंद बूंद करके पानी उसकी जड़ों पर गिरता रहता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। आ जाओ, यूज ऑफ रिसाइकल्ड वाटर। पानी को हमें एक बार इस्तेमाल किया, हम उसको दोबारा इस्तेमाल करें। ठीक है, और मतलब एक पानी को हम 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, या फिर हम उसको प्यूरिफाई कर लें एंड देन फिर आप उसको इस्तेमाल करें। ये भी हमारे पानी बचाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इंडस्ट्रियल वाटर एंड डोमेस्टिक वाटर कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड अगेन। अब चाहे वो इंडस्ट्रीज का पानी हो, चाहे वो घर का पानी हो, हम उसको रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही हम ये करेंगे, वेस्ट वाटर ऑफ किचन में बी यूज्ड फॉर गार्डन्स। हाँ, जैसे आपके
नहाने का जो पानी बहता है, आप उस पानी को क्या कर सकते हैं, गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बर्तन धोने का जो पानी बच जाता है, उस पानी को भी आप गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब इस तरीके से आप पानी को क्या कर सकते हो, आप रिसाइकल करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपके पानी यूज करने की जो कंजम्पशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। और जैसे ही वो स्लो डाउन होगा तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से पानी की बचत करने लगेंगे और आप उसको कंजर्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग वाटर इकोनॉमिकली एंड प्रिवेंटिंग वेस्टेज। पानी जो है हमें अच्छे से यूज करना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके। रेशनल यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो हम जमीन में बोरिंग करके पानी निकालते हैं, उस पानी को भी हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्यूरिफिकेशन और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो गंदा पानी है उसको हमें प्यूरिफाई कर लेना चाहिए और उस प्यूरिफाइड वाटर को हमें करना चाहिए, दोबारा से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग विद रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जो भी हमारा इंडस्ट्रीज का कचरा है, जो गंदा पानी है जिसको हम नदियों में छोड़ने वाले हैं, उसको हमें क्या करना लेना चाहिए, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। मतलब उसमें से जो ज्यादा हार्मफुल कचरा है उसको अलग कर देना चाहिए, फिर हमें उसे पानी को नदियों में छोड़ना चाहिए। क्लियर। चलो, तो यहां पर हम वाटर रिसोर्सेज को क्या करते हैं, दी एंड करते हैं। हमारा वाटर रिसोर्स यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। दी एंड, इसकी कहानी खत्म। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल वेजिटेशन आप ये समझ लो कि यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑल द प्लांट्स ऑन अर्थ। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ में हम बात कर रहे हैं ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ। आपके अर्थ पर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ, अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को हमने वाइल्ड लाइफ में रखा है। ठीक है। अब ये हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स, ये हमारी रिसोर्स कैसे है, तो चलो आगे समझते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, जो हम हमेशा से करते हैं। चलो, इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट। हमें पता है कि हमारा अर्थ जो है वो एक बहुत ही विशेष ग्रह है। इट हैज फेवरेबल कंडीशन फॉर द एवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये बात भी सही है, क्योंकि हम पहले गोरिल्ला थे, अब इंसान बन गए, इवोल्यूशन हो गया हमारा, और यहाँ पर कई तरीके के लोग बाग सर्वाइव, कई तरीके की प्रजातियां यहाँ क्या करती है, सर्वाइव करती है। चलो, वाटर एंड एयर ऑन अर्थ फेवर द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये बात भी सही है, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी की और हवा की जरूरत पड़ती है। ठीक है। विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयरिंग ऑन द अर्थ। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि प्लांट्स ही है जो पहली बार अर्थ पर आए, मतलब ग्रो किए थे। ठीक है। प्लांट्स वर फॉलोड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और प्लांट्स के बाद कौन आया, एनिमल्स आए, और फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स आए। क्लियर। Hence, we can say that natural vegetation is an assemblage of plant species living in association with each other in given environmental framework. मतलब यहाँ क्या है, तो यहाँ ये कहना चाहता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, हम इनको क्या नाम देते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। हिंदी पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, थोड़ी सी कमजोर है। प्राकृतिक जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वो सब किसके ही हैं, प्लांट स्पीसीज, पेड़ों की अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग वेराइटीज के लिए हमने यहाँ पर डिनोट किया है। चल आगे आ जाओ। इंपोर्टेंस क्या है, नेचुरल वेजिटेशंस की इंपोर्टेंस के बारे में बात करें तो जो प्लांट कवर है इज ऑफ द प्लांट कवर इज ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस बिकॉज ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन देम फॉर देयर सर्वाइवल। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हर्बीवोरस जानवर है वो भी प्लांट्स पर डिपेंड है, जो हम है वो हम भी प्लांट्स पर डिपेंड है। दो तरीके से, एक तो ऑक्सीजन मिलता है, पानी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, और ऊपर से हमें खाने के लिए भी उनसे ही मिलता है। तो मतलब लगभग एवरीवन इज डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है। प्लांट्स आर द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज एबल टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी। ये भी सही है, और उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस।
क्या नाम देते हैं कि जो प्लांट जो है वो सूरज की रोशनी से क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, थर्ड आ जाओ, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। सही बात है, क्योंकि प्लांट प्रोवाइड अस टिम्बर। टिम्बर क्या होता है, लकड़ी। ठीक है, जो प्लांट्स की तने मिलते हैं उसमें से आपको। गिव शेल्टर्स टू एनिमल्स, जानवरों को घर मिलता है। ठीक है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो प्लांट से मिलती है। प्रोटेक्ट सॉइल विच इज इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट। ये बात भी सही है कि मिट्टी को भी प्लांट्स क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं, जिससे वो वाइप आउट ना हो। ठीक है, हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ये भी मैंने आपको बताया था। गिव्स अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पीन ऑयल, गम, tarpin oil, gum, medicinal plants and also the paper which is essential for studies। इतनी सारी चीजें हमें पेड़ों से मिलती हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म। नेचुरल वेजिटेशन में क्या था कि सारे के सारे आ गए थे आपके क्या, प्लांट्स, और वाइल्ड लाइफ में क्या आ गए, सारे एनिमल्स। ठीक है, चाहे वो आपके चार पैर वाले हो, उड़ने वाले हो, कीड़े हो, और चाहे आपके वो जानवर जो किसमें रहते हो, पानी में रहते हो। ठीक है, अब ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड्स, वूल, इंसेक्ट जैसे आपकी बीज है वो हमें क्या देती है, हनी देती है। हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब एक मधुमक्खी अपने पैरों में कुछ मेल फ्लावर के बीज को दबा के फीमेल फ्लावर के बीज पे रख देती है, जिससे फ्रूट बन जाता है या फ्लावर खिल जाता है। ठीक है, और एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। और ये लोग क्या करते हैं, डिकम्पोजर का भी काम करते हैं। डिकम्पोजर मतलब जानवर जो मर गया है उसको थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, मिट्टी में ही डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहां पर हमारी जो इंपोर्टेंस थी, यहां पर जो हमारी इंपोर्टेंस थी किसकी, नेचुरल वेजिटेशन की, उसको मैं यहां पर कंप्लीट मानता हूं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ की इंपोर्टेंस अभी कंप्लीट नहीं है, बट नेचुरल वेजिटेशन की जो इंपोर्टेंस थी वो यहां पर हमारी कंप्लीट हो गई। चलो, अब आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा वीडियो नहीं रहेगी। लास्ट टॉपिक केवल बचा है आपका क्या, वाइल्ड लाइफ का डिग्रेडेशन, इसी का नेचुरल वेजिटेशन का क्या बचा है, डिग्रेडेशन बचा है। ठीक है, कैसे कैसे उनको नुकसान होते हैं और उनको हम कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम इसको और खत्म कर देंगे। क्लियर, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगेन वापस से मैं कहता हूं कि हमारे जो ऑफलाइन बैचेज है वो कंटिन्यू चालू हो चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो ऑफलाइन हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पता आपको वीडियो की लिंक में मिल जाएगा, या फिर हम जो बैनर वीडियो पे लगाते हैं उसमें भी आप देख सकते हो, पता नीचे लिखा हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।